तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों से ही एक सम्मान होता है और आप सब तालियों से सम्मानित करें हमारे अतिथियों का। उपहार और तालियों का साथ सम्मान के गौरव को बढ़ा देता है। भारतीय भाषा परिषद का मंच और हमारे अतिथियों का सम्मान यह अपने आप में ऐतिहासिक गौरव का साक्ष्य है। इसी के साथ हमारा प्रथम सत्र समाप्त होता है और मैं मंचासीन सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब दर्शक दीर्घा में अपने स्थान को ग्रहण करें। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। द्वितीय सत्र के संचालन के लिए मैं रेणुका अस्थाना जी को आमंत्रित करती हूँ। अब हमारे द्वितीय सत्र का आरंभ होने जा रहा है। हमारे बीच हमारे माननीय अतिथि आ चुके हैं। मैं सबसे पहले हम सब की प्रिय, हम सब की सम्मानीय डॉक्टर सत्या तिवारी मैम से करबद्ध अनुग्रह करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैम आप आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। इनके बाद मैं काजी नजरुल विश्वविद्यालय के डीन सम्मानीय सर डॉक्टर विजय भारती सर से निवेदन करूंगी कि सर आप आइए और मंच की शोभा बढ़ाएं। इसके बाद हम सब के बीच उपस्थित डॉक्टर मंटू साव रानी बिरला गर्ल्स कॉलेज सर से अनुग्रह करती हूं कि सर आप आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। इनके बाद डॉक्टर इंदु सिंह सदीनामा प्रकाशन के कहानियों की संयोजिका हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। मैम आप आएं और अपना आसन ग्रहण करें। दीक्षा गुप्ता बंगवासी सांध्य कॉलेज, अगर आप दर्शक दीर्घा में उपस्थित हों तो आप आएं और मंच को सुशोभित करें। मैं राकेश पांडे सर से निवेदन करूंगी कि सर आप आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। रेणुका अस्थाना मैम से मैं निवेदन करती हूं कि आप आगे का संचालन कार्यभार संभालें। अभी रेणुका अस्थाना। अब मैं आप सभी को नमस्कार। मंचस्थ विद्वजन एवं दर्शक दीर्घा में बैठे सभी सम्मानीय लोगों को मेरा नमस्कार। ये दूसरा सत्र शुरू हो रहा है प्रवासी भारतीय साहित्य का। मैं दिव्या जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर बैठे सम्मानित लोगों का सम्मान करें प्लीज। एक चीज जस्ट मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम की हम रूपरेखा बना रहे थे उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जाम दूर दूर तक नहीं थे और अचानक नोटिस आया और सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हमारे लिए तो बदल ही गई। और असल में मैं पब्लिकली कभी बोलने में हिचकता नहीं हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को इस रूप तक पहुँचाने में बहुत मदद की है वो सब स्टेज पर हैं। फिर भी मैं एक बात चाहता हूँ कि मंटू साहब स्टेज पर आए और इन सबका सम्मान करें। मंटू साहब, मंटू किधर हैं? नीचे उतर गए। ठीक, हाँ दिव्या जी आप सम्मानित करिए। सत्या मैम को आदरणीय।
विजय भारती जी, डीन हिंदी विश्वविद्यालय, कालीगंज विश्वविद्यालय, और उधर एक शख्स आप देख रहे हैं, ये वो शख्स हैं राकेश पांडे, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आज इस स्तर पर पहुंचाया कि देश भर में प्रवासी साहित्य पर बात हो रही है, लिखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है। राकेश पांडे जी, उनकी पत्रिका है प्रवासी साहित्य। और मैं ठीक दाहिनी तरफ हमारी इंदू दीदी बैठी हैं, डॉक्टर इंदू सिंह। इन्होंने इतना काम किया है इस किताब को प्रकाशित करने में, प्रूफ में, पहले प्रूफ में, दूसरे प्रूफ में, संयोजन में, कहानियों पर लिखने में, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी शारीरिक ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती है, फिर भी उन्होंने कहा दीदी आप आइए, और आई हैं मेरे आग्रह पे। मैं उनको पुष्पगुच्छ के साथ दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इंदु सिंह जी से आग्रह करूंगी कि मैं इंदु सिंह से आग्रह करूंगी कि वो आए और मंच पर बैठे। सॉरी मैं दिव्या प्रसाद जी को आग्रह करूंगी कि वो आए और बैठे। एक्चुअली मैं किसी को बहुत ज्यादा पहचानती नहीं थी आपकी आवाज से पहचान जी। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर विजय भारती जी से कि वो आए और अपना बीच वक्त कर दें। सदीनामा पत्रिका और भारतीय भाषा परिषद के संयोजन से जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रवासी साहित्य पर हो रही है, और उसमें मुझे बीज वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और साथ में विशेष तौर पर सदीनामा पत्रिका के जो संचालक हैं, उन्होंने लगातार मुझे फोन किया, और उसके बाद फिर रेणु जी ने, और इस तरह से मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी विद्वत जनों के समक्ष में दो शब्द कहने के लिए आया हूं। हमारे बीच मनसा सिंह हैं, डॉक्टर सत्या उपाध्याय जी, डॉक्टर इंदु सिंह जी, और राकेश पांडे जी, और साथ में संचालन के लिए। तो एक परिचय में अपना संशोधित करना चाहता हूं कि अभी मैं डीन नहीं हूं, अभी मैं प्रोफेसर के पद पर हूं। अब मैं सीधे विषय पर आ रहा हूं। इसके साथ साथ जो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, अध्यापक वृंद हैं, विद्वत जन हैं, या पत्रकार मंडली है, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि वो इस कक्ष में उपस्थित हैं। मुझे नागार्जुन की एक कविता याद आ रही है। कविता की पंक्तियां, सिंदूर तिलकित भाग। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। एक प्रवासी का दर्द इस कविता में, प्रवासी जीवन की विडंबना इस कविता में व्यक्त हो रही है। हमारे पूर्व वक्ताओं में ऋषि चौबे जी, संजय जी ने और भी कई वक्ताओं ने कहा, मैं उनको नहीं सुन पाया होगा, नहीं सुन पाया, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, मुझे काफी अच्छा लगा। यानी प्रवासी की जो विडंबना है
वह सिर्फ एक देश बदल देने की विडंबना नहीं है, उसके कई रूप भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। एक शरणार्थी के रूप में जब कोई अपना देश बदलता है, जिसे रिफ्यूजी कहा जाता है, उसकी विडंबना भी कम त्रासद नहीं होती। मैं दोनों को अलग मानते हुए भी ये कहता हूं कि उन दोनों के बीच जो त्रासदी है, जो वेदना है, वह उन्हें एक जगह ले आती है कहीं कहीं। अभी आपने देखा होगा कि युद्ध की स्थितियों में कुछ लोग किस तरह से प्रवासी होने पर मजबूर हुए। यानी प्रवासी शब्द को बहुत गंभीरता से सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी देखने की आवश्यकता है। कुछ वर्ग विशिष्ट के लोग, विशिष्ट वर्ग के लोग, अभिजात के लोग, पूंजीपति लोग भी प्रवास करते हैं। उनकी पीड़ा और मजबूरी में किसी देश में जाकर काम करने के लिए, अभिशप्त जिंदगी बिताने के लिए प्रवास की पीड़ा एक नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रवासी शब्द को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत मुझे लगता है। चूंकि मैं बीज वक्ता हूं, इसलिए बहुत विस्तार नहीं करूंगा, सिर्फ संकेत मैं कुछ दूंगा। और हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, उनकी मंडली है, वो जरूर इन विषयों पर ध्यान देगी और अपना वक्तव्य रखेगी। उसी तरह कि कुछ लोग धनोपार्जन के लिए प्रवास करते हैं, लेकिन प्रवास की तो अपनी स्थितियां होती हैं। और कुछ लोग विपन्नता से मुक्ति के लिए प्रवास करते हैं। फिर अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, भले ही आप उसे प्रवासी न करें, तो विशेषकर हम लोग यहां जो बैठे हुए हैं, हमारे पूर्वज या हमारे जो लोग थे, पुराने लोग थे, वे अपना देश, अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़कर प्रवास करने को मजबूर हुए, क्योंकि दो पैसा आएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्नत बनाएंगे। मैं उसके संदर्भों पर बात कर रहा हूं, सबको एकाकार नहीं कर रहा हूं। यानी प्रवासी साहित्य का जो एक पक्ष है, वह शोषितों और पीड़ितों की त्रासदी से जुड़ा हुआ है। तो एक पक्ष भारतीय संस्कारों और पश्चिम के संस्कार, और दूसरी तरफ पश्चिमी संस्कारों का दबाव इस पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। और पूर्व वक्तव्य में उनकी कई पक्षों पर बात की गई, तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम पश्चिमी संस्कारों की जब बात करते हैं, तो हमारा रुख आलोचनात्मक होता है, वो होना चाहिए। लेकिन साथ साथ भारतीय संस्कारों के प्रति भी जो हमारा रुख है, वह भी आलोचनात्मक होना चाहिए। क्योंकि आलोचना में किसी तरह के शुद्धतावाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब किसी संस्कारों की बात करते हैं, तो हम उसके प्रति एक आलोचनात्मक रुख अपनाएं। जैसे दानेश्वर शाम का एक उपन्यास है कमल कांड। अब उसमें एक संदर्भ है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, भारत के लोग जो वहां जा, इंग्लैंड में भारतीय लोग जो बसे हुए हैं, उनके यहाँ जो शराब की पार्टियों का प्रचलन है, उसमें सभी रिश्तेदार एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। ठीक है, यह आलोचना बुरी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा होता कि इस दृश्य को भारतीय परिवेश के साथ भी जोड़कर देखा गया होता, क्योंकि यह दृश्य तो यहां भी है। उसकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है, जो बाजारवाद है और जो मूल्यों का विघटन है, वह सिर्फ वहां के भारतीयों में नहीं, बल्कि यहां के भारतीयों में भी आ चुका है और आ रहा है और बढ़ भी रहा है। तो जब
कोई साहित्यकार एक दृष्टिकोण पहले से ही अपना लेता है कि हमारे भारतीय समाज की सारी संस्कृति अच्छी है और पश्चिमी संस्कृतियां सारी बुरी हैं, यह ठीक नहीं। यानी संस्कृति के प्रति एक आलोचनात्मक रुख रचनाकार का होता है, क्योंकि आलोचक ही सिर्फ मानदंड तय नहीं करता है। रचनाकार की श्रेष्ठ रचनाएं भी आलोचना को औजार प्रदान करती हैं। और कभी कभी अभी जो बात हो रही थी कि उनको एक ही मानदंड से नहीं देखा जाना चाहिए, एक ही तरीके से, एक ही चश्मे से, लेकिन अच्छी रचनाएं कभी कभी आलोचना के नए औजारों को भी जन्म देती है। पुरानी जो मान्यताएं हैं उस पर कटाक्ष भी करती हैं। उनकी अन्य रचनाएं बेहतर हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। उसी तरह आपने देखा होगा कि अभी प्रवासी की बजाय लोग भरतवंशी कहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना? यानी शब्द की जो अर्थवत्ता होती है उसका एक सामाजिक संदर्भ और सांस्कृतिक संदर्भ भी होता है। अब अगर हम किसी शब्द को अपनाते हुए वंशवाद को महत्व दे रहे हैं और वंश की अहमियत को स्थापित कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी अर्थ में कोई आधुनिक विचार हो सकता है। वंश का अभिमान और वंश का गौरव मुझे नहीं लगता कि यह भारतीयता का एक हिस्सा है। भारतीय समाज न जाने कितनी तरह की वंशावलियों से निर्मित हुआ है, कितनी जाति और कितने धर्म के लोग, कितने कल्चर के लोग यहां भी जो बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के संस्कार कुछ मामले में तो एक है, कुछ मामले में अलग अलग भी है। कभी खान पान के मामले में अलग है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए हम जब एकत्र होते हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी मातृभाषाएं भी अलग अलग है, कोई भोजपुरी का है, कोई अवधी का है, कोई ब्रज का है, कोई मैथिली का है, तो उससे हमारी भारतीयता पुष्ट होती है और मजबूत होती है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि विवेकानंद क्षितिज का एक उपन्यास है अनजान थिसिस की ओर, और इस तरह के कई उपन्यास लिखे गए हैं जो मजदूरों की त्रासदी पर हैं और बेहतर उपन्यास लिखे गए। अभिमन्यु अनंत का नाम दिया गया होगा और कई बार आता है, बड़े प्रश्नकार हैं। किसी ने फिजी की त्रासदी पर लिखा है, मॉरिशस की त्रासदी पर लिखा है। लेकिन एक सवाल यह है कि हम जब अतीत की कोई बात करते हैं, इतिहास को रचना में ले आते हैं, तो इतिहास बोध संपन्न होना चाहिए रचनाकार का। इतिहास बोध की संपन्नता अगर न होगी तो हमारे दोनों पांव अतीत में चले जाएंगे। पांव वर्तमान में हो और दृष्टि भविष्य की ओर हो, फिर हम अतीत की बात करें। सवाल यह है कि औपनिवेशिक शोषण तंत्र के जरिए भारतीय मजदूरों का जो शोषण हुआ, भारतीय स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या उस तंत्र से आज का जो समाज है और आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है किसी भी देश की, क्या वो मुक्त है? भारत की ही बात करें तो उस शोषण तंत्र के साथ साथ जो वर्तमान समय का शोषण तंत्र है वो कैसे संलग्न है, इसे भी दिखाने की कोशिश लेकिन प्रवासी साहित्य में हुई है। मैं उस पर आ रहा हूं। नासिरा शर्मा जी का उपन्यास, आप भले ही उन्हें न कहें कि वो प्रवासी साहित्यकार है, लेकिन जियो रोड की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं?
इलाहाबाद से लेकर दुबई तक 100 देशों के मजदूर वहां जाते हैं और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है कि यहां का मजदूर यह सपना लेकर जाता है कि वहां बहुत पैसा कमाएगा, एक सुखी जीवन जिएगा और फिर जो भारत में रहने वाले उसके परिवार हैं वो भी बड़े संपन्न होंगे, सुखी होंगे। लेकिन असलियत यह होती है, सच्चाई यह है कि एक शोषण तंत्र से निकलकर दूसरे शोषण तंत्र में प्रवेश करना, इसे कहते हैं कि रचनाकार प्रवासी जीवन की जो विडंबना है उसका विस्तार कैसे कर रहा है और कैसे देता है। यह सीखने की चीज है उपन्यास से। उसी तरह से एक नई दिशा नाम का एक कहानी संग्रह जो है वो उपन्यास ग्लोबलाइजेशन कहानी, और इस कहानी में एक बहुत अच्छी बात यह है सुधा जी की कि इसमें ग्राहक महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रवासी साहित्यकारों ने कहानियों के विषय का विस्तार किया है और यह दिखाया है कि प्रवासी जीवन भी इन सब विसंगतियों से जूझ रहा है, और कहा जाए कि यह सिर्फ प्रवासी जीवन की नहीं बल्कि जो गरीब भारतीय देश हैं, जो तीसरे दर्जे के देश हैं, उनके साथ भी विडंबना है। ग्राहक का महत्वपूर्ण होना एक सांस्कृतिक संकट भी होता जा रहा है। हमारे रिश्तों में भी जो मुनाफा है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसी तरह अगर नक्काशीदार कैबिनेट की बात करें, उन्हीं का उपन्यास, तो उन्होंने बड़े तुलनात्मक ढंग से जो संसदीय व्यवस्था है उसका पर्दाफाश किया है, उसकी विसंगतियों को रखा है। उसी तरह प्रोफेसर सुब्रमण्य का एक उपन्यास है युग का पुराण और फीजी मां, तो उसमें एक चरित्र कहता है कि तुम्हारा इतिहास डवाडोल हो जाएगा। इसको कहते हैं इतिहास बोध। जब आप किसी दूसरे के इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं तो आपका इतिहास भी खतरे में पड़ता है, और इसे कहते हैं कि इतिहास पर नजर रखते हुए भविष्योन्मुख दृष्टि, भविष्य के प्रति एक दृष्टि और एक नजरिया। अभी तेजेंद्र शर्मा जी की बात हो रही थी और बड़े महत्वपूर्ण कथाकार है, बहुत बेहतर कहानियां लिखी है उन्होंने कई विषयों पर, लगातार विषय का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक कविता जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे थोड़ी असहमति सी होती है। उस कविता का शीर्षक है टेम्स का पानी। टेम्स का पानी, टेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार। कविता की पंक्तियों पर मैं चाहूंगा जरा ध्यान दें। बाजार संस्कृति में नदियों का महत्व नहीं रह गया। और फिर वो कहते हैं कि टेम्स जीवन का प्रमाद है और मोक्ष है गंगा। अब बताइए कि टेम्स को इस तरह से, टेम्स की उपेक्षा करना, क्या इसे आप नहीं कहेंगे कि ये शुद्धतावादी दृष्टिकोण है? बहुत पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सब कुछ में मिलावट है और सब कुछ अविशुद्ध है संस्कृति के संदर्भ। अब टेम्स के किनारे अगर कुछ लोग पाप करते हैं, टेम्स के किनारे बसने वाले लोग औपनिवेशिक शोषण तंत्र का समर्थन करते हैं या उसका प्रसार करते हैं, तो इसमें बेचारे टेम्स का क्या कसूर?
और क्या आज के समय में गंगा की अवधारणा को मोक्ष से जोड़ना सार्थक लगता है? तुलसीदास जैसे महाकवि भी नहीं करते ये काम। जब चातक को तीर लगता है तो चातक गंगा के जल में गिरता है, लेकिन वह चूंकि स्वाति नक्षत्र के प्रति समर्पित है, इसलिए वह कोशिश करता है कि वह जल उसके मुंह में प्रवेश न करे। अब तुलसीदास जैसे कवि गंगा की ऐसी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? दृष्टिकोण की बात है। तुलसी ने जितनी भव्यता के साथ सरयू के महात्म्य का वर्णन किया है, वह भी सीखने लायक है और ध्यान देने लायक है। तो टेम्स को स्वर्ग के द्वार की अवधारणा के आधार पर अवहेलित करना और उपेक्षा करना, मुझे नहीं लगता कि आज की कोई भी जो प्रबुद्ध पीढ़ी है उसको स्वीकार करे। मैं आस्था को बुरा नहीं मानता, हमारे जीवन में आस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आस्था का अंधत्व वह हमें विकृत बनाता है, वह हमें संकुचित करता है, वह हमें संतुलित बनाता है। यानी जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम आस्था की बात करते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा परंपरा से जुड़ा होता है। यह सही है कि हम सभी लोग अपनी परंपरा से प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी परंपरा से प्रेम करते हुए दूसरों की परंपरा को सिर्फ इस बात के लिए अवहेलित करना कि वह विदेशी है, यह ठीक नहीं और ऐसा होता भी नहीं है व्यवहारिक जीवन में। आप बताएं कि हमारे यहां एक परंपरा अभी चल पड़ी है, वह है बर्थडे की परंपरा, जन्मदिन की परंपरा, सालगिरह की परंपरा। तो हमारी परंपरा नहीं है। फादर्स डे, मदर्स डे हमारी परंपरा नहीं है। दिक्कत हमें कहां होती है कि किसी भी परंपरा के नाम पर जब फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया तो फिर हम पूंजीवादी कल्चर को बहुत महत्व देने लगते हैं। लेकिन अगर परंपराओं को स्वीकार करते हुए उसे स्वाभाविक ढंग से उसकी उसका जो मूल विचार है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मुझे प्रोफेसर मैनेजर पांडे की बात याद आ रही है कि जो परंपरा प्रगति और प्रयोग को महत्व नहीं देती, वह मृत हो जाती है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।